हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश दुसाद। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो हमारा टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र या भारत का राज्य क्षेत्र। तो जब भी हम संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को पढ़े तो इसके अंदर हमें मुख्य रूप से भाग 1 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का हमें उल्लेख भाग 1 में मिलता है और अनुच्छेद 1 से 4 तक है मिलता है। यह टॉपिक है छोटा जरूर है, लेकिन हमारे संविधान की शुरुआत इसी टॉपिक से होती है। इसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जब भी आप संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधित कभी भी चर्चा करो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 1। हमारे संविधान के अंदर आपको पता है 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, जिसमें से पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। और अब बात करते हैं हम अनुच्छेदों की। तो अनुच्छेद इसके अंदर 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का हमें उल्लेख मिलता है। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का अनुच्छेद 1 से 4 और भाग 1 के अंदर हमें उल्लेख मिलता है। तो आप लिखना शुरू कीजिए और सबसे पहले आप लगाइए अपना अनुच्छेद 1। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के अंदर आपको अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत जो कि इंडिया है। अनुच्छेद 1 के अंदर दिया गया है भारत जो कि इंडिया है, जो राज्यों का एक है संघ है। भारत है वो क्या है, एक है इंडिया है जो किसका संघ है, राज्यों का संघ है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि भारत एक क्या है, तो भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। तो इसके अंदर आप हमेशा याद रखना भारत क्या दे रखा है, एक है राज्यों का संघ है। तो इसमें आप लिखिए अनुच्छेद 1 में दे रखा है भारत जो कि इंडिया है, जो राज्यों का संघ है। भारत है क्या है, भारत इंडिया है जो कि किसका संघ है, राज्यों का संघ है। इसमें यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन जिसका अर्थ होता है कि राज्य है जो राज्य कभी भारत से अलग नहीं हो सकते। जो भारत के राज्य है या जो छोटी इकाइयां है वो कभी भी प्रांत है, वो भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते। भारत एक नाश्वर है जो कभी क्या नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। इसके जो राज्य है ये कोई समझौते का परिणाम नहीं है, ये अपनी इच्छा के अनुसार भारत में विलय हुए हैं। इन्हें कोई जोर जबरदस्ती या किसी समझौते के तहत इन्हें भारत में विलय नहीं किया गया है। इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है यूनियन जिसका अर्थ क्या है कि राज्य कभी भारत से अलग नहीं हो सकते। जो राज्य है वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते। दूसरा क्या दे रखा है इसके अंदर, यूनियन का अर्थ है दूसरा भारत एक नाश्वर, लिख लेना, कभी नष्ट नहीं होने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला। भारत एक क्या है, नाश्वर है जो क्या नहीं हो सकता, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। और तीसरा इस यूनियन का अर्थ है कि भारत के प्रांत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो
पहला अपना अनुच्छेद आता है, उसके अंदर दे रखा है भारत जो कि इंडिया है, जो किसका संघ है, राज्यों का संघ है। इसमें दे रखा है भारत दैट इज इंडिया द स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका अर्थ है कि भारत है जो कि इंडिया है वो एक राज्यों का संघ है। इसमें यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ दे रखा है कि राज्य कभी भी या जो इकाई है वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकती। भारत एक नाश्वर है जो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। और भारत के प्रांत किसी समझौते का परिणाम है नहीं है। भारत के जो प्रांत है वो कभी भी किसी समझौते का परिणाम है नहीं है। इसके बाद अपना इसके अंदर यूनियन का हिंदी में अर्थ होता है संघ। अब आप पूछोगे कि सर संघ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं या संघ है क्या है, तो चलो इसके बारे में भी जानते हैं संघ में क्या क्या आते हैं। तो संघ में आते हैं संघ में देखो भारत के राज्य है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, तो संघ में क्या आएंगे, भारत के जो 28 राज्य है वो आएंगे। इसके अलावा दूसरा आता है अपना केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे आते हैं जो अपने केंद्र शासित है प्रदेश, जो कि वर्तमान में 8 है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वो भी अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 1 के तहत जो संघ है या यूनियन है उस शब्द के अंदर है आते हैं। और तीसरे आते हैं अपना अर्जित प्रदेश। अब आप ये तो स्टूडेंट जानते होंगे कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो जानते होंगे, लेकिन ये अर्जित प्रदेश क्या है इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो अपना जो अर्जित प्रदेश दे रखा है ये क्या है, भारत जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान या किसी देश के क्षेत्र को अपने में विलय करता है या अपने में अर्जित करता है, तो वो प्रदेश भी किस में माना जाएगा, भारत के संघ के अंदर माना जाएगा। तो यह क्षेत्र है वो भारत के संघ के अंदर है, शामिल है। अब आता है अपना अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 2। अपना दूसरा अनुच्छेद आता है। अब दूसरे अनुच्छेद के अंदर किस चीज का विलय किया गया है, दूसरे अनुच्छेद में किस चीज का उल्लेख है, तो दूसरे अनुच्छेद में जो बाहरी क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्रों को भारत में अर्जित करने का उल्लेख है किया गया है कि भारत के पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल का या किसी भी जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र है उस क्षेत्र को अगर भारत में अर्जित करते हैं तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख हमें अनुच्छेद 2 में मिलता है। और उन क्षेत्रों को अनुच्छेद 2 के तहत भारत अपने संघ में या अपने राष्ट्र के अंदर शामिल है कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि संसद कानून बनाकर किसी भी बाहरी प्रदेश को भारत के संघ में अर्जित है कर सकती है। और संसद है वो सामान्य बहुमत से इस प्रस्ताव को क्या कर सकती है, पारित है कर सकती है। इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो अनुच्छेद 2 में लिखो, बाहरी प्रदेश को मिलाने का उल्लेख मिलता है। जो अनुच्छेद 2 है उसमें दिया गया है कि संसद है वो बाहरी प्रदेशों को भारत के अंदर मिलाने की प्रक्रिया या उसे मिलाने का जो कार्य है उसके बारे में बताया गया है। इसमें लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि संसद कानून बनाकर किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है बच्चों कि इसमें जो बाहरी प्रदेश है उनको मिलाने की प्रक्रिया का बारे में समझाया गया है कि क्या प्रक्रिया है जिसके तहत हम जो बाहरी क्षेत्र भारत में विलय होना चाहते हैं उन्हें किस प्रक्रिया के द्वारा हम विलय कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि संसद है वो कानून बनाकर किसी भी बाहरी प्रदेश को भारत के अंदर विलय कर सकती है या मिला सकती है, जिसके तहत
इसमें संसद को सामान्य बहुमत के द्वारा संसद है वो विलय करे। अपने अनुच्छेद 3 के अंदर दे रखा है कि भारत है कि जो आंतरिक राज्य है, जैसे राजस्थान है, जम्मू गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये भारत के अपने क्या है, आंतरिक राज्य है। तो इन राज्यों की कभी सीमा का निर्धारण करना हो, किसी राज्य का क्षेत्र की सीमा बढ़ानी हो, घटानी हो, तो वह अनुच्छेद 3 के तहत क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। राज्य का नाम बदलना हो, किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, किसी भी राज्य का विभाजन करना हो, किसी भी राज्य का विभाजन करना हो, तो अनुच्छेद किसके तहत कर सकता है, अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा, न कि 2 के तहत। 2 में क्या होगा बच्चों, अनुच्छेद 2 में था कि भारत बाहरी राज्यों के जो भी क्षेत्र अर्जित किए जाते हैं उनको विलय कर सकता है, जबकि हमारे अनुच्छेद 3 में क्या है, भारत के आंतरिक राज्यों संबंधित है, भारत के आंतरिक राज्यों संबंधित है। इसमें दे रखा है कि भारत के जो भी आंतरिक राज्य है, भारत के जो भी आंतरिक राज्य है, उन राज्यों को क्या किया जाएगा, भारत में उनका नाम बदला जा सकता है, उनकी सीमा का निर्धारण दोबारा किया जा सकता है और उनका विघटन करके नए राज्य का भी स्वरूप दिया जा सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत दिया जा सकता है। जैसे 2014 में आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य भारत में बनाया गया था, कौन सा, तेलंगाना बना था ना, तो वह किसके तहत बना था, हमारे अनुच्छेद 3 के तहत ही बनाया गया था। तो चलिएगा स्टूडेंट अब लिखते हैं अपने अनुच्छेद 3 की भाषा। अनुच्छेद 3 इसके तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत भारत के, अनुच्छेद 3 के तहत भारत के आंतरिक राज्यों की सीमा, राज्यों की सीमा का निर्धारण, सीमा समझ रहे हो ना, कौन सी सीमा, जो रेखा होती है, जो दो राज्यों के मध्य बॉर्डर होता है, वो क्या अपनी यहाँ पर है, सीमा है। कोई लड़की विशेष का नाम है, समझ लेना सीमा, ये क्या है, जो हमारी जो रेखा होती है, जो बॉर्डर होता है राज्यों के मध्य, उसका क्या किया जा सकता है, इसके तहत निर्धारण किया जा सकता है। राज्य का नाम बदला जा सकता है। तो राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। राज्य का विघटन किया जा सकता है। राज्य का विघटन किया जा सकता है। आप वीडियो देख रहे होंगे तो इतना देखेंगे तो कुछ लोग है वो पहले ही कमेंट कर देंगे कि सर अनुच्छेद 2A क्या था या अनुच्छेद 2A क्या था, तो उसके बारे में बताएंगे। पहले ही आप मोस्ट रूप से 4 अनुच्छेद है, इसके बारे में देखिए, फिर आपको 2A के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में, सब चीजों के बारे में बताया इसमें जाएगा। आपको इस क्लास में पीछे कुछ है नहीं रहेगा, तो बने रहना, कोई भी कमेंट करने मत लग जाना। तो इसमें क्या दे रखा है, किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत भारत के आंतरिक राज्यों की सीमा का क्या किया जा सकता है बच्चों, निर्धारण किया जा सकता है, राज्य का नाम बदला जा सकता है और राज्य का विघटन किया जा सकता है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने बोल तो दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्य की सीमा का नाम निर्धारण किया जा सकता है, राज्य का नाम बदला जा सकता है, विघटन किया जा सकता है, लेकिन ये सब करेगा कौन, कोई तो करेगा ही। ऐसे तो है नहीं कि हम गए और हमारे राजस्थान का हमने नाम चेंज कर लिया, नहीं, ऐसा हमें नहीं कर सकते। तो इसका कार्य कौन करेगी, संसद। ये कार्य कौन करती है, हमेशा याद रखना, राज्य का संबंधित या राज्य के सीमा संबंधित, नाम संबंधित या विघटन संबंधित जो भी कार्य होती है वो कौन करती है बेटा, संसद करती है। कौन करती है, पार्लियामेंट या हमारी भारतीय संसद करती है, हमेशा याद है रखना।
देखो संसद, कंटिन्यू करके लिखना बेटा, संसद कानून बनाकर इनका, संसद कानून बनाकर इनका निर्धारण कर सकती है। संसद कानून बनाकर इनका क्या कर सकती है बेटा, निर्धारण कर सकती है। ये बात मेरी कंप्लीट नहीं है, अभी तक मैंने क्या बताई है आपको, आधी बात बताई है। हाँ, संसद कानून बनाकर इनका राज्यों का निर्धारण कर सकती है, इनकी सीमा का निर्धारण कर सकती है, इन्हें इनका विघटन कर सकती है, लेकिन जो भी राज्य के संबंधित मामले होते हैं उनसे पहले हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वह उस राज्य के विधानमंडल को पहले पत्र लिखकर उनसे पूछेंगे कि आप क्या इनसे सहमत है, उनसे जवाब है मांगेंगे, जो भी नाम चेंज करना वगैरह जो भी है उससे संबंधित। कौन पूछते हैं, राज्य के, देश के राष्ट्रपति उस राज्य की विधान है मंडल से पूछते हैं। और अब आप ये भी कह रहे होंगे कि सर राष्ट्रपति ने पूछा, जवाब मांगा विधानमंडल से, तो विधानमंडल कितने दिनों में जवाब देगा, अवधि तो होगी कोई। आप ये भी आपके मन में मुझे पता है क्वेश्चन उठ रहा है, और क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप ऐसे मान लो नौकरी के क्या और नजदीक हो, अपनी जॉब के क्या और नजदीक है हो, हर चीज पे क्वेश्चन होना चाहिए। हर हम छोटी से छोटी चीज को क्या करेंगे, क्लियर यहाँ पे हमारी क्लास में करते जाएंगे। तो जो राष्ट्रपति जवाब मांगता है उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती, वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, राष्ट्रपति पे निर्धारित करता है कि वह उसे कितने दिनों के अनुसार जवाब है मांगेगा। वह चाहेगा तो 1 महीने के अंदर मांग सकता है, और वह चाहेगा तो 15 दिनों में मांग सकता है, और वह चाहे तो 6 महीनों में मांग सकता है। इससे संबंधित है कोई भी हमारे संविधान में समय अवधि से संबंधित कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति लिखिए, आगे कंटिन्यू करके लिखिए, राष्ट्रपति द्वारा संबंधित यानी जिस राज्य का मामला है, राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा इस पर क्या मांगेगा बेटा, इस पर जवाब मांगता है। नोट लगाकर लिखना बेटा, नोट लगाकर लिख लेना, नोट लगाकर लिखना अपना। नोट जवाब की समय अवधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हमारे यहाँ छोटा सा आगे डाउट था जो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, क्लियर कर लिया कि जो जवाब की समय अवधि है, आप कहोगे कि सर मुझे पता है, सवाल उठना भी चाहिए कि सर इनके द्वारा जो समय अवधि है विधानमंडल को कितने दिनों में उस राज्य संबंधित जवाब देना होगा, तो उसकी कोई अवधि संविधान में लिखित नहीं है, राष्ट्रपति पर निर्धारित है करती है। अब आप कहोगे कि सर उस समय अवधि के अंदर विधानमंडल अगर कोई जवाब ना दे, या विधानमंडल अगर मना कर दे कि हमारे राज्य के अंदर उसका विघटन नहीं करना, या उसकी सीमा का निर्धारण नहीं करना, या नाम नहीं बदलना, तो क्या वो नाम बदले जा सकते हैं या नहीं? ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा जरूर, तो इसका भी अभी जवाब देते हैं।
कि बेटा अगर राज्य विधानमंडल इससे संबंधित या तो कोई जवाब ना दे या वे अगर इसके पक्ष में ना हो तो भी संसद उस राज्य में क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, उस राज्य का विघटन कर सकती है। ऐसा 2014 के अंदर जब हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विघटन हुआ उस समय आंध्र प्रदेश की विधानमंडल ने इस विघटन के खिलाफ कहा, उन्होंने संसद में प्रस्ताव पारित किया, संसद में प्रस्ताव भेजा कि हम विघटन नहीं चाहते, लेकिन फिर भी 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विघटन हुआ था। तो इसमें सर्वाधिक शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद चाहे तो इन्हें क्या कर सकती है, इनका विघटन कर सकती है। केवल एक बार जवाब मांगा जाता है, वो उसके पक्ष में हो या विपक्ष में, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आप है वो लिखे लो। ये भी बात हम लिख लेते हैं ताकि हमारे कभी भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन गलत है ना, हर चीज हमारी क्लियर होना जरूरी है। विधानमंडल के जवाब न देने या विधानमंडल के जवाब न देने या विपक्ष में जवाब देने पर भी संसद राज्य में बदलाव कर सकती है। तो क्या दे रखा है बेटा कि विधानमंडल में जवाब न देने या विपक्ष में जवाब देने पर भी संसद क्या कर सकती है, राज्य में बदलाव कर सकती है। इसका आपको मैंने सबसे अच्छा उदाहरण बताया था, कौन सा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य विघटन का उदाहरण है, जिसमें आंध्र प्रदेश विधानसभा ने कहा या विधानमंडल ने कहा कि हम क्या नहीं चाहते, वहां पर विधान परिषद है इसलिए वहां पर क्या विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों ने क्या कहा कि हम आंध्र प्रदेश का विघटन नहीं चाहते, लेकिन फिर भी संसद ने क्या कर दिया था, इसका विघटन कर दिया था। तो क्लियर हो गए हमारे 3 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 में क्या देखा कि भारत जो कि इंडिया है वह एक राज्यों का क्या है, संघ है। उसके अलावा हमने अनुच्छेद 2 में देखा कि बाहरी राज्यों को, जो बाहरी अर्जित क्षेत्र है उनको भारत क्या कर सकता है, अपने में मिला सकता है। इसके अलावा हमने क्या देखा अनुच्छेद 3 कि राज्यों में जो भारत के जो आंतरिक राज्य है उनकी सीमा का निर्धारण, उनके अंदर बदलाव करना, कोई भी प्रकार का उनका नाम बदलना, संबंधित कार्य अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद कर सकती है। अब हमारा लास्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं। इसके अंदर छोटा सा आपका टॉपिक है, 1 घंटे या सवा घंटे, 1 घंटे से पहले ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है तो कई मजा ये देखिए बकना। अगला अनुच्छेद 4, हमारा अगला अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, 4। तो इसके अंदर आप देखिए कि अनुच्छेद 4 में क्या दे रखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी बदलाव किए जाएंगे, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होंगे। अनुच्छेद 368 के तहत वह परिवर्तन नहीं होंगे। मतलब केवल 2 प्रकार से परिवर्तन होंगे। किसमें? अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे वह इन्हीं में परिवर्तन होंगे। हमारी जो अनुच्छेद 368 है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनुच्छेद 368 क्या है, तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। पहले इसकी थोड़ी सी भाषा लिख लीजिए, उसके बाद हमारा अनुच्छेद 368 आएगा जो किससे संबंधित है, हमारे संविधान संशोधन से संबंधित है। हम कल विधान परिषद पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा भी था अनुच्छेद 368, जिसमें दे रखा था कि विधानमंडल है वह क्या करता है, संविधान संशोधन संबंधित अनुमोदन देता है। तो अनुच्छेद 368 आपको बताया किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इस अनुच्छेद को हम समाप्त करने के बाद
थोड़ा बहुत हमारा जो बचा हुआ अनुच्छेद 368 है उसको समझा देंगे, उसको बता देंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक है वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना अनुच्छेद 4। तो देखिए लिखिए इसके अंदर, इसके तहत, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना, अनुच्छेद 2 व 3 में, अनुच्छेद 2 व 3 में जो भी, अनुच्छेद 2 व 3 में जो भी परिवर्तन होंगे वह अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे वह अनुच्छेद 368 वह अनुच्छेद 368 में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें बेटा ध्यान से देखना, सबसे मोस्ट अनुच्छेद है हमारा इसका राज्य क्षेत्र का, जो संघ के राज्य क्षेत्र, उसमें इसमें क्या दे रखा है बेटा कि अनुच्छेद, क्या दे रखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होगा, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किया जाता है, 2 और 3 में आपको बताया किससे संबंधित परिवर्तन किया जाता है। एक अनुच्छेद 3 में तो राज्य के आंतरिक जो प्रांत है उनसे संबंधित परिवर्तन किया जाता है, और अनुच्छेद 2 में जो बाहरी क्षेत्रों के अर्जित किए जाते हैं या बाहरी क्षेत्रों को विलय से संबंधित क्या है, प्रक्रिया का उल्लेख है किया गया। और 3 में किसका प्रक्रिया का, जो राज्य के आंतरिक क्षेत्र है उनसे संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है मिलता है। तो जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे वह अनुच्छेद 368 में परिवर्तन नहीं होगा। इसके तहत जो भी परिवर्तन होंगे, आप अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन कर रहे हो, लेकिन वो परिवर्तन किस अनुच्छेद में कभी नहीं होंगे, अनुच्छेद 368 में। और अनुच्छेद 368 आपको पता है किससे संबंधित है बेटा, संविधान संशोधन से। किससे है, तुम्हारा अनुच्छेद 368 है, ये किससे संबंधित है बेटा, संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, या अनुच्छेद 368 में परिवर्तन नहीं होंगे। इतना आपने लिख लिया। अब चलो हमारे राज्य क्षेत्र के 2 गए। अब देखते हैं अनुच्छेद 368 से पहले हम थोड़ा संविधान देख लेते हैं, संशोधन है जिसके तहत आपको ये पूरा टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं अपने संविधान संशोधन कितने प्रकार से हम संविधानों का संशोधन संविधान में कर सकते हैं। तो देखो संविधान संशोधन, तो बेटा हमारा संविधान संशोधन है कि हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। हमारा संविधान संशोधन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ी बहुत स्पीड हो सकती है, तो आप जरा आराम से सुनने की कोशिश करना कि हमारे संविधान में हम कितने प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, 3 प्रकार से। 3 तरीकों से हमारे संविधान में क्या किया जाता है बेटा, संशोधन किया जाता है। आपका लल्लू सा क्वेश्चन आ जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए सीधा कि संविधान में हम संशोधन कितने प्रकार से या कितने तरीकों से कर सकते हैं। आपके ऑप्शन मिल जाए 2, 3, 4, 5। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 3। तो हम हमारे संविधान में संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि सर बोल तो रहे हैं कि संविधान में संशोधन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन वो प्रकार कौन कौन से है। तो चलिए उनको भी बता देते हैं प्रकार कौन कौन से है। तो हमारे संविधान में पहला हमारा संशोधन का प्रकार कौन सा है, सामान्य बहुमत से। बेटा सामान्य बहुमत से। दूसरा हमारा कौन सा आ गया प्रकार, दूसरा आ गया विशेष बहुमत
से। और अपना तीसरा प्रकार कौन सा आ गया बेटा? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस या विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन। 1/2 राज्यों का अनुमोदन। हमने यह कल भी देखा था कि कुछ विशेष मामलों में राज्यों का क्या है, प्रावधानों में अनुमोदन से संविधान संशोधन हो सकता है। तो हमारा संविधान संशोधन 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। किस किस प्रकार से? पहला हमारा क्या है? सामान्य बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, और तीसरा अपना कौन सा आ गया? विशेष बहुमत प्लस। विशेष बहुमत प्लस, इसे ध्यान से देखना। 1/2 राज्यों का यानी आधे राज्यों का क्या होना चाहिए? उसके अंदर अनुमोदन होना चाहिए, तभी क्या किया जा सकता है? संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सामान्य सा क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा सर 3 प्रकार से किया जा सकता है। अब बेटा एग्जामिनर के जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार का आपको एक घुमा के क्वेश्चन पूछता हूं, तो आप उसको जवाब जरूर देना कि अनुच्छेद, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन कैसे देगा? इससे सामान्य क्वेश्चन देगा नहीं, वो क्वेश्चन देगा कि अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से संविधान संशोधन कर सकते हैं? कितने प्रकार से संविधान संशोधन कर सकते हैं? आपके ऑप्शन उसने दे दिया 2, 5, 3 और 4। तो हमारा क्वेश्चन था, अब सीधा क्वेश्चन आता कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से? हाँ, हमने हमारी पॉलिटिकल की क्लास देखी थी, उसमें सर ने बता दिया कि संविधान का संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से बेटा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या आ गया रे? यहाँ पे तो बच्चों क्वेश्चन आ गया कि संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो कितने प्रकार से किया जा सकता है रे? हमेशा याद रखना 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए या ए होगा कि अनुच्छेद 368 के तहत क्वेश्चन में आ जाए अनुच्छेद 368, तो उसके तहत केवल 2 ही प्रकार से क्या किया जा सकता है? संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर बोल तो रहे हैं कि 2 प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन ये 2 प्रकार है कौन से? क्या सामान्य बहुमत से किया जा सकता है? विशेष बहुमत से किया जा सकता है? विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत किसके कौन से 2 प्रकारों से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो बेटा याद रखना बेटा कि किन 2 प्रकारों से किया जा सकता है? विशेष बहुमत से, उसके अलावा विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन से। ये बेटा याद रखना अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है? 2 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। 2 प्रकार कौन कौन से बेटा? विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन से क्या किया जा सकता है? हमारा संविधान का संशोधन किया जा सकता है। और ये जो सामान्य बहुमत से संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख नहीं मिलता। अब चलिए एक चीज और देखिए कि जो अनुच्छेद 368 के अलावा किसी भी प्रक्रिया से, अनुच्छेद 368 के अलावा किसी भी प्रक्रिया से हमारे संविधान में जो संशोधन किया जाता है
उसे कभी क्या नहीं माना जाता, संविधान संशोधन नहीं माना जाता, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। उसके अलावा आप लिखो कि विशेष बहुमत से या विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का संविधान संशोधन, या लिखो अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन किए जाते हैं उसमें संसद की कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्या नहीं बुलाई जा सकती बेटा? कभी भी दोनों की संयुक्त बैठक है वो नहीं बुलाई जा सकती। कौन से अनुच्छेद 368 के तहत कि जितने भी प्रकार से क्या किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है, उसके तहत कभी भी संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो चलिए इसके अंदर अब हम लिखते हैं, यह क्वेश्चन आप लिख लेना कि अनुच्छेद 368 के तहत राज्यों में अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है? 2 प्रकार से किया जा सकता है। और संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है बेटा? 3 प्रकार से किया जाता है। चलिए नोट लगाकर लिखिए, नोट लगाकर लिखना बेटा, नोट लगाकर लिख लेना। अनुच्छेद 368 के अलावा, अनुच्छेद 368 के अलावा किसी भी अनुच्छेद 368 के अलावा किसी भी प्रक्रिया से संविधान में संशोधन किया जाता है तो वह संविधान संशोधन की गिनती में नहीं गिना जाता। तो वह संविधान संशोधन की गिनती में नहीं गिना जाता है। तो बेटा याद रखना, अनुच्छेद 368 के अलावा किसी भी प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन होता है तो वह संशोधन की गिनती में नहीं गिना जाता। संविधान में संशोधन तो हो जाता है लेकिन संशोधन की गिनती के अंदर कभी नहीं गिना जाता है। याद रखना ये बात, आप नोट लगाकर विशेष रूप से याद रख लेना इस बात को। इसके अलावा अब हम देखते हैं और भी, हमने देख लिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? 2 प्रकार से किया जा सकता है। ये हमेशा याद रखना कि गिनती में नहीं गिना जाएगा। अब देखते हैं हम एक अनुच्छेद 2A, जिसको मैंने आपको पहले बताया था कि मैं उसे बाद में आपको जरूर बता दूंगा। तो देखिए अनुच्छेद 2A ये क्या था? अनुच्छेद 2A है वो क्या था? तो यह हमारे संविधान में 35वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे क्या किया गया? जोड़ा गया। संविधान संशोधन 35वां सन 1975 भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय इसे जोड़ा गया। और इसमें क्या किया गया? इसके तहत सिक्किम राज्य को किसका दर्जा दिया गया? राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था बेटा। किसका दर्जा दिया गया? शहर राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 2A में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया और इसमें क्या किया गया? सिक्किम राज्य को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। और उसी के आगे
36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और सिक्किम को क्या दे दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसी के साथ हम आगे संविधान की चर्चा करेंगे तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 100, संविधान में चर्चा करेंगे तो पढ़ेंगे अनुच्छेद 170 के तहत जो संविधान में विधानसभा की अधिकतम 500 सीटों का उल्लेख है और न्यूनतम 60 सीटों का, लेकिन सिक्किम में क्या 32 सीटों का। इसी संविधान संशोधन 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत बताया गया कि उसमें 32 ही सीटें हो सकती है न्यूनतम। तो देखो लिखो इसलिए को संविधान संशोधन 35वें, ऐसे लिखो 35वें, पहले लगा लो 35वें, संविधान संशोधन 1975, 35वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे जोड़ा गया था। आप कह सकते हो कि सर अनुच्छेद 3 के तहत सीधा सिक्किम राज्य का गठन किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या नहीं दिया, सिक्किम को राज्य का दर्जा नहीं दिया। किसका दर्जा दिया बेटा, सह राज्य को। और ये संविधान संशोधन करके हमने हमारा जो संघ शब्द पढ़ रहे थे, हम कौन सा शब्द अपना, हमने यहां पर देखा था संघ शब्द, इसके अंदर इसमें जोड़ा गया एक नया शब्द सह राज्य। इसे मैंने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इसे 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या किया गया था, हटा दिया गया था, जिसके कारण इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। तो 35वें संविधान संशोधन के तहत 1975 के तहत इसे जोड़ा गया, इसे अनुच्छेद 2(1) को, और इसमें क्या किया गया, आगे कंटिन्यू करके लिखना, इससे सिक्किम को सह राज्य माना गया था। तो इसमें क्या किया गया, इससे सिक्किम को क्या माना गया बेटा, सह राज्य माना गया। क्या माना गया रे, सह राज्य। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने 10-15 बार बात प्रयोग कर लिया किस शब्द का, सह राज्य का, आखिर ये सह राज्य है क्या, सह राज्य है क्या। तो चलिए सह राज्य के बारे में भी आपको बता देता हूं। सह राज्य वह होता है जिसके आंतरिक मामलों में भारत सरकार कोई भी क्या नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके आंतरिक मामलों में क्या नहीं कर सकती, भारत सरकार है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, मतलब आंतरिक मामलों में कोई भी प्रकार का भारत सरकार कार्य नहीं कर सकती। इसके विदेशी मामलों और इसकी सुरक्षा का कार्य कौन करेगी, भारत सरकार करेगी। इसे क्या दिया गया, सह राज्य का दर्जा मिला था। आप समझ गए आप सह राज्य क्या होता है, कि जिसके आंतरिक मामलों में क्या नहीं किया जा सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसे आगे और लिखना आप 36वें, ये मार्च में हुआ था और ये अप्रैल में हुआ था संशोधन, 36वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद आर्टिकल 2(1) को हटा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 2(1) को हटा दिया गया। ये 36वें संविधान संशोधन बेटा कब हुआ, 1975 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1975 में ही हुआ था। याद रखना बेटा, इसके तहत इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया
गया। अब और लिखना आगे बेटा कंटिन्यू करके, अब इसे जोड़ देना और लिखना अब है संविधान संशोधन 24। अब हम जो पढ़ते हैं अपना अनुच्छेद 368, हम अनुच्छेद 368 पढ़ते हैं, वापस आते हैं उस पर अनुच्छेद 368 पर। ये हमने मैंने बीच में पहले भी आपको कहा था बता दूंगा, तो ये मैंने बता दिया इस जगह पर। अनुच्छेद हम 368 पढ़ रहे थे, तो अनुच्छेद 368 को आप हमेशा बेटा किस में पढ़ना, टुकड़ों में पढ़ना। किस में पढ़ना बेटा, टुकड़ों में पढ़ना। इसे हम तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत किसका उल्लेख किया गया है, संविधान संशोधन का उल्लेख है किया गया है। इसके तहत संविधान संशोधन की समझ शक्तियां किसके पास है, सरकार के पास, संसद के पास है। और इसमें एक तीसरी बात का उल्लेख और किया गया है कि संविधान संशोधन के विधेयक पर, संविधान संशोधन के विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य है, या अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है। तो लिखिए अनुच्छेद 368, इसकी तीन बातें हैं मुख्य बेटा, तीन बात है, याद करके लिख लेना। पहली तो संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। दूसरी इसके अंदर बेटा क्या बात दी गई है, दूसरी हमारी इसमें बात दी गई है कि संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जाता है, या संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, या संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जाता है। आगे और लिख लेना, संशोधन की समस्त, संशोधन की समस्त पावर, संशोधन की समस्त शक्ति संसद के पास है। और तीसरा इसके अंदर और लिखना बेटा पॉइंट है, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा। यहाँ पर क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति को बांध दिया गया कि राष्ट्रपति है वो संविधान संशोधन का जो भी विधेयक है, विधेयक यानी बिल, जो भी बिल है उस पर राष्ट्रपति को क्या करना होगा बेटा, हस्ताक्षर करना होगा या स्वीकृति अपनी देना होगा। ये बात हमारे मूल संविधान के अनुच्छेद 368 में कहीं उल्लेखित है नहीं थी। तो सर आप कहोगे कि तो सर ये आप कैसे कह सकते हो कि राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से देगा, इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1970 के अंदर 24वां। तो इसे लिखना 24वें संविधान संशोधन संशोधन 1970 किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी बेटा इस समय। तो जो 24वां संविधान संशोधन 1970 में, 24वें संविधान संशोधन 1970 से राष्ट्रपति
की शक्ति को, राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित कर दिया। क्या कर दिया बेटा? राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित कर दिया 24वें संविधान संशोधन के तहत। इस बात को उल्लेख किया गया। पहले कोई अनिवार्य नहीं था कि राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देगा ही, लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1970 के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति को क्या देना होगा, संविधान संशोधन संबंधित कोई भी मामला है तो उस पर अनिवार्य रूप से क्या देनी होगी बेटा? अपनी स्वीकृति देनी होगी। यह हुआ था 24वां संविधान संशोधन कब? 1970 में। अब आपको एक दो विवाद बता देता हूं। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, उससे पहले हम एक दो विवाद देख लेते हैं बेटा, जिसके वजह से आपको ये क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। तो एक विवाद है, मुख्य रूप से होता है विवाद गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य विवाद होता है। इसके अंदर हमारा ये 1967 में होता है। ये कब होता है बेटा? आगे लिख लेना, 1967। कब होता है? 1967, 1967 में। तो इस विवाद के अंदर क्या किया जाता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद सभी मामलों में क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। संसद संविधान के सभी मामलों में क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। तो लिखो, इसमें लिखा गया कि संसद संविधान के सभी, नहीं, इसमें ऐसा लिखा गया था कि संसद संविधान के मौलिक, संविधान के मौलिक है। इसमें लिखा गया कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये कब लिखा गया? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य विवाद 1967 में। ये बात किसने कहा? ये बात कही हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने। किसने कही? सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब विवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में क्या नहीं कर सकती? कोई संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन इसी के 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्या कर दिया? बदल दिया। तो एक विवाद आपको और बता देते हैं। विवाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य है, 1973 का विवाद है। कब का विवाद है बेटा? ये 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बेटा 1967 में गोलकनाथ विवाद में क्या कहा कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। जबकि इसमें क्या कहा गया कि संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 की व्याख्या करते हुए यह न्यायालय ने आदेश दिया। लेकिन इसके साथ एक बात और जोड़ दी गई, मोस्ट एक बात है और जोड़ दी गई। कहा गया कि संसद, लिखना संसद संविधान
संसदीय संविधान के मूल ढांचे को ध्यान में रखकर परिवर्तन कर सकती है। अब संविधान किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को वो बदल नहीं सकती, मूल ढांचे को वो परिवर्तन नहीं कर सकती। अब आप कहोगे सर आप मूल ढांचा कह रहे हो, मूल ढांचा आखिर है क्या, मूल ढांचा कौन है? तो बेटा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा है संविधान बनाने वालों की जो मंशा थी, हमारा जो संविधान जिसके बगैर हम संविधान की कल्पना नहीं कर सकती, जो संविधान का ढांचा बनाया गया है वो इसका क्या माना जाता है? मूल ढांचा बनाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम समय समय पर मूल ढांचे की क्या करते रहेंगे? व्याख्या करते रहेंगे। इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। तो अब हमारी संसद है वो किसी में भी क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। अब आप एक बात कह रहे होंगे कि जैसे सर भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा है, तो क्या भारतीय संसद है वो सामान्य बहुमत से भारत के किसी भी क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकती है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ले सकती है लेकिन दे नहीं सकती। हाँ दे सकती है, लेकिन किससे? विशेष बहुमत के साथ संसद को क्या करना होगा? प्रस्ताव पारित करना होगा। विशेष बहुमत के साथ यदि प्रस्ताव पारित होता है तो संसद किसी भी क्षेत्र को दे सकती है, लेकिन सामान्य बहुमत के साथ संसद है वो भारत के किसी भी हिस्से को नहीं दे सकती। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। और आज हमारा प्यारा सा टॉपिक था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, जो इस टॉपिक के अंदर क्या हो गया? अपना कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको जरूर हमारा टॉपिक अब समझ आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए इतना टाइम दिया, मेरी बातों को सुना। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।